आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जादुई आवाज की कहानी जो 90 के दशक की लगभग हर अभिनेत्री की पहली पसंद बन चुकी थी। कैसे उनके माता पिता ने अपनी खुशियों को त्याग कर उन्हें गायिका बनने का अवसर दिया। कौन था वो शख्स जिससे उन्हें प्यार हुआ और बाद में वो रिश्ता शादी में बदल गया। लेकिन फिर भी दोनों को कई सालों तक अकेले रहना पड़ा। कैसे लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं की मौजूदगी में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने आमिर खान को अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर कर दिया था, और क्यों हुआ था उनका विवाद अनुराधा पौडवाल से। इसके अलावा हम जानेंगे कि आज YouTube पर उनकी कौन सी गायकी सबसे ज्यादा सुनी जा रही है और उनके जीवन से जुड़ी कई और अनसुनी बातें। आपसे बस इतना अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम जिस महान गायिका की बात कर रहे हैं उनका नाम है अलका याग्निक। अलका याग्निक एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने करियर में 22,000 से भी अधिक गाने गाए, 25 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज दी और लगभग 1,000 से ज्यादा फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलका याग्निक को फिल्मों में गाने का मौका कैसे मिला, कैसे उन्हें गायकी में रुचि हुई और कैसे वह 90 के दशक की अभिनेत्रियों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गईं। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर था, जो भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, जबकि उनकी मां शोभा याग्निक एक क्लासिकल सिंगर थीं। अलका जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह महज 2-3 साल की थीं, तब उन्हें रेडियो पर गाने सुनना बेहद पसंद था। यह वह उम्र थी जब बच्चे आम तौर पर खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन अलका को संगीत में गहरी रुचि थी। उनकी मां जब अपने गुरु के साथ सितार पर रियाज करती थीं, तो नन्ही अलका चुपचाप उनके पास बैठ जाती थीं और बड़े ध्यान से उनकी गायन शैली को सुनती थीं। उनके पिता भी संगीत के शौकीन थे और शौकिया तौर पर गुनगुनाया करते थे। अलका याग्निक को तब शायद यह एहसास नहीं था कि एक दिन यही संगीत उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगा और वे भारतीय संगीत जगत की सबसे सफल पार्श्व गायिकाओं में शुमार होंगी। बाल अवस्था में अलका याग्निक के लिए गाने महज एक खेल की तरह थे। वे रेडियो पर गाने सुनतीं, उन्हें गुनगुनातीं और उनमें खूब मस्ती करतीं। लेकिन जैसे जैसे उनकी यह रुचि बढ़ती गई, उनकी मां शोभा याग्निक ने यह महसूस किया कि अलका में कुछ खास है, एक नैसर्गिक संगीत प्रतिभा। अलका के संगीत के प्रति इस लगाव को देखकर उनके माता पिता ने सपना देखना शुरू किया कि एक दिन उनकी बेटी एक सफल प्लेबैक सिंगर बनेगी। फिर क्या था, महज 4 साल की उम्र में अलका याग्निक की औपचारिक संगीत प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई। संगीत सीखने के साथ साथ अलका स्कूल भी जाने लगी। जब वे 6 साल की हुईं, तो उनकी मां ने सोचा, क्यों न अब अलका को सार्वजनिक मंच पर गाने का मौका दिया जाए, ताकि यह देखा जा सके कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। यही सोचकर उन्होंने अलका को ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के एक कार्यक्रम आकाशवाणी में गाने का मौका दिलवाया। इस कार्यक्रम में अलका याग्निक ने एक भजन गाया, हे गिरधारी बाके बिहारी, जिसे सुनकर श्रोताओं ने खूब सराहना की। कार्यक्रम के आयोजकों और संगीत विशेषज्ञों ने भी अलका की प्रतिभा की तारीफ की और कहा कि इस बच्ची में बड़ा हुनर है, इसे और गहराई से संगीत सिखाना चाहिए। यहीं से अलका याग्निक के संगीत सफर की नींव मजबूत हो गई। इसके बाद अलका याग्निक की मां ने उन्हें और भी कड़ी संगीत की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी।
अलका की मां ही उनकी पहली संगीत गुरु थीं। अलका ने संगीत की शिक्षा अपने मन से और गहराई से ली। जब वे एक बड़ी गायिका बन गईं, तब भी वे अपनी मां से ही शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखती रहीं। उनकी मां हमेशा उन्हें गाइड किया करती थीं। जब अलका ने कोलकाता के ऑल इंडिया रेडियो पर गाना गाया था, उसके बाद उनके माता पिता उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में लेकर मुंबई चले आए। मुंबई में उन्होंने अपनी जान पहचान के जरिए मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी से संपर्क बना लिया। इसी वजह से अलका को स्टूडियो में उनके साथ समय बिताने का मौका मिलने लगा। स्टूडियो में अलका यह देखती थीं कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, सिंगर माइक पर कैसे गाते हैं और गानों की तैयारी किस तरह होती है। इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अब तक उन्हें खुद गाने का कोई मौका नहीं मिला था। ऐसे ही कुछ वर्षों तक अलका याग्निक अपने माता पिता के साथ छुट्टियों में कोलकाता और मुंबई के बीच आती जाती रहीं। जब अलका याग्निक 9 साल की थीं, तब उन्हें पहली बार कोलकाता में स्टेज पर गाने का मौका मिला। इस मौके पर उन्होंने लता मंगेशकर के 4 से 5 गाने गाए। वहां मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अलका की खूब सराहना की। यह देखकर उनकी मां को लगा कि अब उनकी बेटी फिल्मों में गा सकती है। इसके बाद अलका याग्निक को उनके माता पिता मुंबई लेकर आए, जहां उनकी मुलाकात महान फिल्मकार राज कपूर से हुई। राज कपूर ने अलका की गायकी सुनी और उन्हें मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेज दिया। जब अलका अपने माता पिता के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने गईं, तो उन्होंने अलका की आवाज सुनकर कहा, यह लड़की अच्छा गाती है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग के लिए अभी इसकी उम्र थोड़ी कम है। थोड़ी और उम्र बढ़ने पर इसके बारे में जरूर सोचा जाएगा। इसके बाद कुछ साल तक अलका याग्निक का अपने माता पिता के साथ मुंबई आना जाना चलता रहा। अंततः 14 साल की उम्र में उन्हें फिल्म पायल की झंकार 1980 में एक गाने की कुछ पंक्तियां गाने का मौका मिला। इस फिल्म के संगीतकार थे राजकमल, जिन्होंने अलका को यह पहला ब्रेक दिया। हालांकि फिल्म पायल की झंकार के गाने से अलका याग्निक को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी, लेकिन उनके द्वारा गाई गई 3-4 पंक्तियां कुछ संगीतकारों के कानों तक जरूर पहुंच गई थी। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, इसके बाद संगीतकार राजेश रोशन ने अलका को फिल्म हमारी बहू अलका में गाने का मौका दिया। इस फिल्म में अलका के 2 गाने थे, एक डुएट और एक सोलो। हालांकि कुछ कारणों से इस फिल्म की रिलीज में देरी हो गई। उससे पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस रिलीज हो गई, जिसमें अलका याग्निक को गाने का मौका मिला उनके करीबी संगीतकार कल्याण जी आनंद जी द्वारा। इस फिल्म में अलका ने जो गाना गाया उसका टाइटल था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। जब अलका ने लावारिस के लिए यह गीत रिकॉर्ड किया, तब वह सिर्फ 15 साल की थीं। लावारिस की सफलता के बाद हमारी बहू अलका भी रिलीज हुई, लेकिन उसके गीतों को खास सराहना नहीं मिली। इसके बाद अलका ने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो सके और अलका को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वे हकदार थीं। फिर वह समय भी आया जिसने अलका याग्निक के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साल था 1987, जब फिल्म कुदरत का कानून में अलका द्वारा गाया गया गीत लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। साल 1988 अलका याग्निक के करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसी साल उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं फिल्मों कयामत से कयामत तक और तेजाब की। फिल्म कयामत से कयामत तक में अलका याग्निक ने एक से बढ़कर एक मधुर गीत गाए। तेरे तो है हम तब से सनम, प्यार ने जहां पे रखा है। जबकि तेजाब में उनका गाया गीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
पूरे भारत में जबरदस्त लोकप्रिय हुआ। यही वह गीत था जिसने अलका याग्निक को एक पहचान दिलाई और उन्हें हर कोई पहचानने लगा। इसके बाद अलका याग्निक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार हिट गाने दिए, चाहे साजन, फूल और कांटे। तू शायर है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। हर जगह अलका की आवाज ने जादू बिखेरा। जैसे जैसे अलका याग्निक एक बड़ी स्टार बनती गईं, वैसे वैसे उनके इर्द गिर्द विवाद भी बढ़ने लगे। दरअसल एक समय ऐसा आया जब अलका याग्निक और पहले से ही प्रसिद्ध मधुर आवाज की मल्लिका अनुराधा पौडवाल के बीच टकराव की खबरें सामने आने लगीं। अलका का आरोप था कि अनुराधा पौडवाल उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए गानों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाकर फिल्मों में शामिल करवा देती थीं और अलका की आवाज को हटा दिया जाता था। तो आखिर क्या थी पूरी हकीकत? क्यों अनुराधा पौडवाल ने अलका याग्निक के कई गानों को अपनी आवाज में बदलवा दिया था? यह बात उस दौर की है जब अलका याग्निक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। 90 का दशक था और उस समय अनुराधा पौडवाल भी अपने करियर के शिखर पर थीं और एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गा रही थीं। उस समय अनुराधा पौडवाल टी सीरीज म्यूजिक कंपनी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने टी सीरीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें यह शर्त थी कि वे किसी अन्य म्यूजिक कंपनी के लिए काम नहीं करेंगी और जो भी फिल्म टी सीरीज के बैनर तले रिलीज होगी उसमें गाने उन्हीं की आवाज में होंगे। इसी शर्त के तहत जब फिल्म दिल के गाने टी सीरीज के पास रिलीज के लिए आए तो कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे गाने को पहले किसी और सिंगर ने गाया हो, लेकिन फिल्म में वही गायक रहेगा जो टी सीरीज से जुड़ा हुआ है। उस दौर में टी सीरीज एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी मानी जाती थी और आज भी है, इसलिए निर्माता और संगीतकार भी इस बात के लिए मान जाते थे। इस तरह फिल्म दिल में मूल रूप से अलका याग्निक द्वारा गाए गए गीतों को अनुराधा पौडवाल की आवाज में बदलकर फिल्माया गया और रिलीज किया गया। बाद में जब अलका याग्निक को यह पता चला कि उनके गाए गए गानों को अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म में रखा गया है तो वे बेहद नाराज हो गई थीं। हालांकि उन्हें यह कहकर शांत कराया गया कि माधुरी दीक्षित पर अनुराधा पौडवाल की आवाज ज्यादा बेहतर बैठती है, इसलिए बदलाव किया गया। लेकिन यह विवाद दोबारा उभरा साल 1997 में आई फिल्म इतिहास के समय, जब अनुराधा पौडवाल से फिल्म के 3 गाने गवाए गए जिन्हें पहले ही अलका याग्निक रिकॉर्ड कर चुकी थीं। इस बात से अलका याग्निक बेहद आहत हुईं और उन्होंने इस पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब मैं पहले ही ये गाने गा चुकी हूं तो इन्हें दोबारा गवाने की क्या जरूरत थी। इसके बाद दोनों गायिकाओं के बीच रिश्तों में खटास आ गई और दूरियां बढ़ने लगीं। इसी तरह का एक और दिलचस्प वाकया उस समय सामने आया जब फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। रिकॉर्डिंग के दौरान अभिनेता आमिर खान स्टूडियो में मौजूद थे। बार बार आमिर की नजरें अलका याग्निक की ओर जाती थीं, जिससे अलका थोड़ा असहज हो गई थीं। उन्होंने इशारों इशारों में आमिर खान को स्टूडियो से बाहर जाने का संकेत दे दिया। आमिर भी स्थिति को समझते हुए बिना कुछ कहे चुपचाप स्टूडियो से बाहर चले गए। जब फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई तो अलका याग्निक के साथ साथ अभिनेता आमिर खान भी रातों रात एक बड़े स्टार बन गए। उसी समय अलका याग्निक को यह एहसास हुआ कि वही लड़का जो रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में उन्हें बार बार देख रहा था, दरअसल वही इस फिल्म का हीरो था, आमिर खान। खैर, किस्मत कब किसे कहां पहुंचा दे कोई नहीं कह सकता। अलका याग्निक ने न सिर्फ अपनी आवाज से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही। जब उनका सुपरहिट गाना 1 2 3 फिल्म तेजाब रिलीज हुआ और पूरे देश में छा गया, उसी दौरान अलका याग्निक की जिंदगी में प्यार भी दस्तक दे चुका था। यह बात उस समय की है जब अलका अपनी मां के साथ उनकी एक सहेली के घर गई थीं। वहीं उनकी मुलाकात उस सहेली के भतीजे नीरज कपूर से हुई। नीरज कपूर
जो मेघालय के शिलोंग में एक बिजनेसमैन थे, अलका याग्निक को पहली नजर में ही अच्छे लगे। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दूरी जरूर थी, लेकिन दिलों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं। अलका याग्निक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे दोनों लैंडलाइन फोन पर रात रात भर बातें किया करते थे और कभी कभी तो ये बातचीत घंटों चलती थी। अलका याग्निक और नीरज कपूर के बीच का प्यार शुरू तो हो गया था, लेकिन इसकी भनक उनके घर वालों को नहीं थी। पर कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। जब दोनों के लैंडलाइन फोन का बिल अचानक बहुत ज्यादा आने लगा, तब जाकर घर वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई। इस बात पर अलका याग्निक को उनकी मां से कड़ी डांट भी पड़ी, लेकिन तब तक अलका और नीरज एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। दोनों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर शादी करेंगे तो बस एक दूसरे से, वरना किसी से नहीं। आखिरकार दोनों की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा, लेकिन असली चिंता कुछ और थी। अलका याग्निक के घर वालों को डर था कि शादी के बाद अलका को शिलोंग, जहां नीरज कपूर का सारा बिजनेस था, शिफ्ट होना पड़ेगा, जिससे उनका संगीत करियर प्रभावित हो सकता था। दूसरी ओर नीरज कपूर भी शिलोंग में अपने कारोबार में व्यस्त थे और उनके लिए मुंबई शिफ्ट होना आसान नहीं था। इसी कारण से परिवार शुरू में इस शादी के खिलाफ था, लेकिन प्यार के सामने हर दीवार कमजोर पड़ जाती है और फिर साल 1989 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अलका और नीरज लगभग 2 महीने तक साथ रहे, लेकिन फिर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लौट गए। अलका याग्निक मुंबई में अपने गायकी करियर में और नीरज कपूर शिलोंग में अपने बिजनेस में। इसके बाद उनका मिलना भी लंबे अंतराल पर ही हो पाता था। यह दूरी लंबे समय तक बनी रही। फिर नीरज कपूर ने फैसला किया कि वे मुंबई शिफ्ट होकर वहीं बिजनेस शुरू करेंगे ताकि दोनों साथ रह सकें। उन्होंने मुंबई में अपना नया कारोबार शुरू भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इसमें काफी नुकसान झेलना पड़ा। मुंबई में बिजनेस में नुकसान होने के बाद नीरज कपूर वापस शिलोंग लौट गए। शादी के कुछ समय बाद अलका याग्निक ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सायेशा कपूर। सायेशा संगीत की दुनिया से दूर ही रहीं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मार्केटिंग से MBA की पढ़ाई की है। सायेशा की शादी 12 दिसंबर 1918 को अमित देसाई नाम के युवक से हुई थी। आज सायेशा मुंबई के अंधेरी इलाके में एक रेस्टोरेंट की मालकिन है, जहां एक ओर अलका याग्निक अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों पर राज कर रही थीं, वहीं एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें एक गाने को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह विवाद जुड़ा था फिल्म खलनायक से, जिसमें माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया गीत चोली के पीछे क्या है रिलीज हुआ था। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इस गीत को गाया था अलका याग्निक ने और लिखा था आनंद बख्शी ने। अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो देश भर के 32 संगठनों और कई आम नागरिकों ने इस गीत के बोलों को अश्लील बताते हुए आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि यह गीत समाज की मर्यादा के खिलाफ है और इसे तुरंत बैन किया जाना चाहिए। यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन फिल्म के निर्देशक सुभाष घई और गीतकार आनंद बख्शी ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि यह गीत एक राजस्थानी लोकगीत पर आधारित है और इसकी मंशा अश्लीलता फैलाने की नहीं है। इस पूरे विवाद का नतीजा यह हुआ कि गाने को जबरदस्त पब्लिसिटी मिल गई और यह गीत साल 1993 का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सुना जाने वाला गाना बन गया। इस गाने ने जहां माधुरी दीक्षित की लोकप्रियता को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वहीं अलका याग्निक की गायकी को भी एक नई पहचान दी और उनके करियर को एक बड़ा मुकाम दिलाया। एक इंटरव्यू के दौरान अलका याग्निक ने माना था कि उस समय इस गाने को मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वे उस वक्त अपने करियर को बनाने में पूरी तरह समर्पित थीं। उन्हें बस गाने गाना था, हर मौका पकड़ना था। तुम अगर सामने अभी जाया करो। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ा, उन्होंने सीखा कि हर गाना गाना जरूरी नहीं होता। बाद में उन्होंने बताया कि वे अब गानों के बोलों और भावों को समझकर ही गाना चुनती हैं। हम प्यार है तुम्हारे
हालांकि अलका याग्निक ने सैकड़ों सुपरहिट गाने गाए हैं, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे मना करने का आज भी उन्हें अफसोस होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म रोजा की। यह एक तमिल फिल्म थी जिसे हिंदी में डब करके भी रिलीज किया गया था। इसके संगीतकार थे AR रहमान, जिन्होंने हिंदी वर्जन के लिए गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अलका याग्निक को कॉल किया था। रहमान चाहते थे कि अलका फिल्म के सभी गाने गाएं और उनके साथ कुमार सानू भी इस फिल्म के गानों में आवाज देंगे। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल। जब अलका याग्निक को यह पता चला कि कुमार सानू को भी कॉल किया गया है और दोनों मिलकर गाने वाले हैं, तो किसी कारणवश, संभावित असहमति या समय की कमी, उन्होंने उस ऑफर को ना कह दिया। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां आ गए। लेकिन बाद में जब फिल्म और उसके गाने जैसे दिल है छोटा सा, भोली सी आशा, चांद तारों को, तब अलका याग्निक को इस मौके को गंवाने का गहरा अफसोस हुआ। एक बार की बात है जब अलका याग्निक ने कुमार सानू से पूछा, क्या आपको AR रहमान का कॉल आया था किसी गाने के लिए? इस पर कुमार सानू ने जवाब दिया, हाँ, कॉल तो आया था। फिर अलका ने पूछा, क्या आप वो गाना गाना चाहेंगे? तो कुमार सानू ने कहा, अब पता नहीं ये कौन AR रहमान है, मैं ना उसे जानता हूं और ना ही पहचानता हूं। इसके बाद अलका याग्निक ने भी फिल्म रोजा के गाने गाने से मना कर दिया था। उस समय अलका याग्निक एक दिन में 5 से 6 गाने गाया करती थीं, जिससे उनके पास समय की बहुत कमी रहती थी। साथ ही रोजा फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें चेन्नई जाना पड़ता, जबकि वह पहले से ही कई अन्य म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपना समय दे चुकी थीं। इन्हीं कारणों से उन्होंने फिल्म रोजा के गाने गाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब फिल्म रोजा के गाने रिलीज हुए और बेहद लोकप्रिय हो गए, तो फिल्म को कई बड़े अवार्ड भी मिले। बाद में जब अलका याग्निक को इस बात का पता चला तो उन्हें काफी अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, काश मैंने ये गाने गा लिए होते। हालांकि आज भी फिल्म रोजा के गाने श्रोताओं के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने तब थे। अगर अलका याग्निक के अवार्ड्स की बात की जाए तो उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड साल 1988 में फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 के लिए मिला था। इसके बाद दूसरा अवार्ड उन्हें 1994 में फिल्म खलनायक के मशहूर गाने चोली के पीछे क्या है के लिए मिला। फिर 1998 में फिल्म परदेस के गाने मेरी महबूबा के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद अलका याग्निक को लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1999 में फिल्म ताल के गाने ताल से ताल मिला के लिए, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान थे, 2000 में फिल्म धड़कन के गाने दिल ने यह कहा है दिल से के लिए, और 2001 में फिल्म लगान के गाने ओरी छोरी के लिए। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी AR रहमान ही थे। अलका याग्निक को 7वां और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म हम तुम 2004 के टाइटल सॉन्ग हम तुम के लिए मिला था। साथ ही अलका याग्निक को 2 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। पहला अवार्ड उन्हें 1993 में आई फिल्म हम हैं राही प्यार के गीत घूंघट की आड़ से के लिए मिला था। दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है के टाइटल सॉन्ग कुछ कुछ होता है के लिए मिला। इसके अलावा अलका याग्निक को ऐसे कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिल चुके हैं जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल है, लेकिन उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सम्मान आज भी दुनिया देख रही है। YouTube ग्लोबल म्यूजिक चार्ट्स में अलका याग्निक पिछले कई वर्षों से नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई हैं। 17 बिलियन बार सुना जा रहा है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, हर सप्ताह 360 से 400 मिलियन बार उनके गाने स्ट्रीम किए जाते हैं। भले ही आज कोई भी नया सिंगर कितना भी बड़ा हिट क्यों ना दे दे, लेकिन YouTube पर हर समय नंबर 1 पर अलका याग्निक ही रहती है। उनके बाद उदित नारायण और कुमार सानू का नाम दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। यानी कि टॉप 3 में 90 के इन तीनों जादूगरों का ही राजन पिछले कई सालों से कायम है। अलका याग्निक, कुमार सानू
और उदित नारायण। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी कोशिश अलका याग्निक जी के संगीत जीवन को सामने लाने की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ अगली वीडियो में, जहां हम किसी और बड़े गायक की अनसुनी बातें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।